नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं आलमी सहारा। वक्त हो गया खबरनामे का। खबरनामा शुरू करने से पहले देखते हैं हेडलाइंस। पीएम मोदी ने अमेरिका में क्वाड इजलास में की शिरकत, सरबराहों ने जारी किया मुश्तरका बयान। भारत करेगा क्वाड इजलास 2025 की मेजबानी, खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्त्री ने किया ऐलान। अमेरिका में कई मुल्कों के सरबराहों से पीएम मोदी की खास मुलाकातें, रिश्तों को आगे बढ़ाने पर रहा जोर। केजरीवाल ने दिल्ली में लगाई जनता की अदालत, इल्जामों का दिया जवाब, मोदी सरकार को बनाया निशाना। और राहुल गांधी ने बीजेपी पर लगाया झूठ फैलाने का इल्जाम, अमेरिका में दिए बयान पर पेश की सफाई। पीएम मोदी नई दिल्ली से 15.5 घंटे की उड़ान के बाद फिलाडेल्फिया पहुंचे और सीधे वेलिंगटन में सदर बाइडेन के यहां पहुंचकर सदर के साथ खास मुलाकात में शामिल हुए। Let me share with you a sense of a very full and packed day today. The overall visit is a short and compact one, but it has many themes and outcomes packed into it, and you've seen a sample of that today. Let me give you first a rundown of all that happened today. The Prime Minister landed in Philadelphia after a 15.5-hour flight from New Delhi and went almost straight away into a bilateral meeting with President Biden. As you probably saw, the meeting was held in a very evocative setting at President Biden's personal residence in Wilmington. Following that, we got down to the events related to the Quad Summit. This, as you know, is the fourth in-person summit of the leaders, the sixth summit overall, and that was held at the Archmere Academy. Again, venue very closely connected with President Biden. Prime Minister also, together with the other Quad leaders, participated in the launch of a cancer moonshot initiative being taken by the Quad leaders. This one aimed at addressing the challenges posed by cervical cancer. The Prime Minister had bilateral meetings with his other Quad counterparts, Prime Minister Kishida of Japan and Prime Minister Albanese of Australia. And the evening ended with a dinner hosted by President Biden. वेलिंगटन अमेरिका में मुनक़िद क्वाड इजलास में पीएम नरेंद्र मोदी ने इस इजलास के लिए अपने एहसासात का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि क्वाड छोटे इजलास में हिस्सा लेकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। Your Excellencies, President Biden, प्रधानमंत्री किशिदा, Prime Minister Kishida, और प्रधानमंत्री and Prime Minister Albanese. आज मेरे तीसरे कार्यकाल के It शुरुआत gives में ही me immense pleasure आज to क्वाड समिट में मित्रों के participate साथ at की this 20वीं Quad वर्षगांठ को Summit मनाने के today लिए with बहुत friends. खुशी हो रही है। Very राष्ट्रपति early बाइडेन on ने in my third क्वाड की term, 20वीं वर्षगांठ को मनाने के लिए there विलिंगटन cannot से be राष्ट्रपति a बाइडेन better बेहतर place. जगह नहीं हो सकती। President विलिंगटन Biden, एमट्रेक जो के रूप में आप जिस प्रकार से इस शहर और डेलावेयर से जुड़े रहे हैं, कुछ वैसा ही रिश्ता आपका क्वाड से भी रहा है। आपके नेतृत्व में 2021 में पहली समिट का आयोजन किया गया और इतने कम समय में हमने अपने सहयोग को हर दिशा में अभूतपूर्व तरीके से बढ़ाया है। इसमें व्यक्तिगत रूप से
आपकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मैं क्वाड के लिए आपकी दृढ़ प्रतिबद्धता, आपके नेतृत्व और आपके योगदान के लिए आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं। क्वाड इजलास के बाद शरीक सरबराहों की तरफ से मुश्तरका बयान जारी किया गया है। इस बयान में क्वाड सरबराहों ने कहा है कि हम मशरकी और जुनूबी बहरे चीन सागर के हालात पर फिक्रमंद हैं। हम तनाज़ात के फौजी हल और डराने धमकाने वाली जंगी मशकों के बारे में अपनी गहरी तशवीश का इजहार करते हैं। न्यूयॉर्क अमेरिका में भारत के खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने अगले क्वाड इजलास के मेजबान का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि 2025 में होने वाले क्वाड सरबराही इजलास की मेजबानी भारत करेगा। Was here to stay, to assist, to partner and to complement the efforts of the Indo-Pacific countries. The leaders took stock of the progress that had been achieved by the Quad over the last 1 year and set forth an ambitious agenda for the next year. And as you all know, India will be hosting the Quad Summit in 2025. कैंसर मूनशॉट प्रोग्राम में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि रेडियोथेरेपी से इलाज की सलाहियत बढ़ाने में भारत ताउन करेगा। उन्होंने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि इंडो पैसिफिक मुल्कों के लिए GAVI और क्वाड की पहलों के तहत भारत से 40 मिलियन वैक्सीन खुराक का ताउन दिया जाएगा। रेडियोथेरेपी ट्रीटमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग में भी भारत सहयोग देगा। मुझे खुशी है कि इंडो पैसिफिक देशों के लिए गावी और क्वाड की पहलों के अंतर्गत भारत से 40 मिलियन वैक्सीन डोसेज का योगदान दिया जाएगा। ये 40 मिलियन वैक्सीन डोसेज करोड़ों लोगों के जीवन में आशा की किरणें बनेगी। As you can see, when the Quad acts, it is not just for nations, it is for the people. This is the true essence of our human-centric approach. वेलिंगटन अमेरिका में अपने दौरे के दूसरे दिन पीएम नरेंद्र मोदी ने क्वाड सरबराही इजलास के मौके पर कई मुल्कों के सरबराहों से अलग अलग मुलाकातें की हैं। इस दौरान ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी एल्बनीज के साथ मुलाकात में कई अहम इशूज पर बातचीत की। अपनी इस मुलाकात के लिए पीएम मोदी ने ट्वीट करके इस बातचीत के बारे में आगाही दी है। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा है कि पीएम एल्बनीज के साथ वसी गुफ्तगू हुई है। हम तिजारत, हिफाजत, खलाई मिशन और सकाफत के शोबे में ज्यादा रफ्तार से आगे बढ़ना चाहते हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ दोस्ती को बहुत अहमियत देता है। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने डेलावेयर में क्वाड इजलास के दौरान जापान के पीएम फूमियो किशिदा से भी मुलाकात की। उन्होंने भारत जापान के रिश्तों के पहलुओं पर बात की और ताउन को और गहरा करने पर गौर किया। दिल्ली के साबिक वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने जनता की अदालत नाम से एक प्रोग्राम किया। इस मौके पर दिल्ली की नई सीएम आतिशी और आम आदमी पार्टी के दीगर सभी बड़े लीडरान भी मौजूद थे। इस मौके पर अरविंद केजरीवाल ने खुद पर लगाए गए इल्जामात की हकीकत अवाम के सामने रखी। उनकी पार्टी के दीगर लीडरों ने भी इस मौके पर बीजेपी और मोदी सरकार को खुलकर निशाना बनाया। तुम्हारे पास ईडी की ताकत है, तुम्हारे पास सीबीआई की ताकत है, तुम्हारे पास पैसों की ताकत है, तुम्हारे पास सत्ता की ताकत है, लेकिन अरविंद केजरीवाल के पास भी जनता के दुआओं की ताकत है, जनता के आशीर्वाद की ताकत है। ये लड़ाई कल भी हम लड़ रहे थे, ये लड़ाई आज भी हम लड़ रहे हैं और भाजपा वालों कल भी आंख से आंख मिला करके तुम्हारे इस तानाशाही के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। अरविंद केजरीवाल न रुकने वाला है, न झुकने वाला है, न बिकने वाला है, न टूटने वाला है। अरविंद केजरीवाल अकेला देश नहीं पूरे दुनिया में नेता है जो चौराहे पर खड़ा होकर के कहने की हिम्मत रखता है कि अगर मैं ईमानदार हूं तो मुझे वोट दे देना और अगर बेईमान हूं तो मुझे वोट मत देना।
जनता की अदालत में जाके जनता के फैसले का इंतजार करेंगे। उसके बाद जनता से कहेंगे कि ईमानदार है तो वापस कुर्सी पे बिठाओ। अगर आपको लगता है कि अच्छे स्कूल बनवाने के लिए, अच्छी यूनिवर्सिटीज बनवाने के लिए और आपके बच्चों के भविष्य के लिए अरविंद केजरीवाल की जरूरत है जो कि ईमानदार है, तो वापस उनको मुख्यमंत्री बनाओ, तब कुर्सी पे जाके बैठेंगे, नहीं तो नहीं बैठेंगे। ये लांछन लेके नहीं बैठेंगे कुर्सियों पे, इसलिए कुर्सियां छोड़ दी। अब आपके बीच में है, फैसला आपको करना है। पहली बार आपकी अदालत में आए हैं, पहली बार ईमानदारी की आवाज लेके। देश के इतिहास में अरविंद केजरीवाल जी पहले ऐसे नेता हैं जिनकी 2-2 राज्यों में सरकारें हैं, लेकिन मुख्यमंत्री पद का पद छोड़ दिया, मुख्यमंत्री नहीं रहे कि नहीं जनता के बीच जाऊंगा, मैं भी जनता के बीच सर के साथ जाऊंगा और कदम से कदम मिलाते हुए जनता से एक होऊंगा। बस आखिरी बात मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं जिन लोगों ने 17-18 महीने में, पिछले 2 साल में मुझको अंदर से तोड़ने की कोशिश की, बाहर से तोड़ने की कोशिश की, कि जब तक अरविंद केजरीवाल जी तानाशाही के रावण के खिलाफ ये लड़ाई लड़ते रहेंगे, राम बन के ये लड़ाई लड़ते रहेंगे, मैं लक्ष्मण बन के इनके साथ खड़ा रहूंगा। दुनिया का कोई रावण, दुनिया के किसी रावण की तानाशाही मुझको नहीं तोड़ सकती, ना मुझे अंदर से तोड़ सकती और ना पार्टी के रूप में तोड़ सकती। दिल्ली के जंतर मंतर पर अपने प्रोग्राम में केजरीवाल ने न सिर्फ खुद पर लगाए गए इल्जामात को बेबुनियाद और बीजेपी की साजिश करार दिया, बल्कि आरएसएस से भी इस बारे में कई सवाल पूछे। आरएसएस वाले कहते हैं हम राष्ट्रवादी हैं, आरएसएस वाले कहते हैं हम देशभक्त हैं। आज मैं पूरे सम्मान के साथ, आरएसएस के प्रमुख हैं श्री मोहन भागवत जी, मैं पूरे सम्मान के साथ मोहन भागवत जी से 5 प्रश्न पूछना चाहता हूं और आपका समर्थन चाहता हूं। अगर मैं कोई गलत प्रश्न पूछूं तो बता देना और सही प्रश्न पूछूं तो मैं आपसे हाथ खड़ा करवा के पूछूंगा। मेरा पहला प्रश्न है मोहन भागवत जी से, जिस तरह मोदी जी देश भर में लालच देके या ईडी और सीबीआई की धमकी देके, डरा के दूसरी पार्टी के नेताओं को तोड़ रहे हैं, पार्टियां तोड़ रहे हैं, सरकारें गिरा रहे हैं, क्या ये देश के लिए सही है? मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं, क्या आप नहीं मानते कि ये भारतीय जनतंत्र के लिए हानिकारक है? पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए मोहन भागवत जी से? मेरा दूसरा प्रश्न है उनसे, देश भर में सबसे भ्रष्टाचारी नेताओं को मोदी जी ने अपनी पार्टी में शामिल करवा लिया। जिन नेताओं को कुछ दिन पहले मोदी जी ने खुद सबसे भ्रष्टाचारी बोला, जिन नेताओं को अमित शाह जी ने खुद भ्रष्टाचारी बोला, कुछ दिन के बाद उनको बीजेपी में शामिल करा लिया। मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं, क्या इस प्रकार की राजनीति से आप सहमत हो? क्या आपने कभी ऐसी बीजेपी की कल्पना की थी? पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए मोहन भागवत जी से? मेरा तीसरा प्रश्न है मोहन भागवत जी से, बीजेपी आरएसएस की कोख से पैदा हुई है कि नहीं है? कहा जाता है ये देखना आरएसएस की जिम्मेदारी है कि बीजेपी पथभ्रष्ट ना हो। मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं, क्या आप आज की बीजेपी के इन कदमों से सहमत हैं? क्या आपने कभी मोदी जी से ये सब ना करने के लिए बोला? मोहन भागवत जी बताएं कि क्या आपने मोदी जी को ये सब गलत हरकतें करने से रोका कभी? पूछना चाहिए नहीं पूछना चाहिए? मेरा चौथा प्रश्न है मोहन भागवत जी से, जेपी नड्डा जी ने लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी को अब आरएसएस की जरूरत नहीं है। आरएसएस बीजेपी की मां समान है कि नहीं है? क्या बेटा इतना बड़ा हो गया कि मां को आंखें दिखाने लग गया? क्या बेटा इतना बड़ा हो गया कि आज मां को आंखें दिखाने लग गया?
जिस बेटे को पाल पोस के बड़ा किया, जिस बेटे को प्रधानमंत्री बनाया, आज वो बेटा पलट के मां को अपनी आंखें दिखा रहा है। मातृतुल्य संस्था आरएसएस, आज वो बेटा अपनी मातृतुल्य संस्था को आंखें दिखा रहा है। मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं, जब नड्डा जी ने ये कहा तो आपके दिल पे क्या गुजरी, आप जरा बताइए इस देश को। क्या आपको दुख नहीं हुआ? मैं आरएसएस के हर कार्यकर्ता से पूछना चाहता हूं, जब नड्डा जी ने कहा कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, क्या आरएसएस के हर कार्यकर्ता को दुख नहीं हुआ? मेरा 5वां प्रश्न मोहन भागवत जी से मैं कहना चाहता हूं, आप ही लोगों ने मिलकर कानून बनाया था कि 75 साल के होने पे कोई भी व्यक्ति रिटायर होगा। इस कानून के तहत आडवाणी जी को रिटायर कर दिया, मुरली मनोहर जी जैसे बड़े बड़े नेताओं को रिटायर कर दिया, बीसी खंडूरी जी को रिटायर कर दिया, कलराज मिश्र को रिटायर कर दिया, शांता कुमार को और पता नहीं कितने लोगों को रिटायर कर दिया। अब अमित शाह जी कह रहे हैं कि ये नियम मोदी जी पे लागू नहीं होगा। तो मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं, क्या आप इससे सहमत हो कि जो नियम आडवाणी जी पे लागू हुआ वो मोदी जी पे लागू नहीं होना चाहिए? उड़ीसा के भरतपुर पुलिस स्टेशन में एक फौजी और उनकी मंगेतर के साथ मारपीट के मामले पर आरजेडी के लीडर मनोज झा ने भी नाराजगी का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि पूरे मुल्क से इस तरह की खबरें आ रही हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जो जानकारी उन्होंने दी है, ये तौर तरीका नहीं, इट्स मेस्ड अप। किससे कहें? पूरे देश में इस प्रकार की खबरें आ रही, कुछ न कुछ इस तरह का। एक साहब कोई बयान दे रहे हैं, द वुमेन वाज इन इंटॉक्सिकेंट कंडीशन, सो व्हाट? ये अलाउ करता है आपको कि आप उस तरह की चीजें कहें जो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जो डिटेल्स उन्होंने दिए। और मैंने किसी रसूखदार ओहदेदार लोगों की टिप्पणी अब तक नहीं सुनी। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, इस तरह की कोई घटना राजनीतिक चश्मे से मत देखिए कि भुवनेश्वर है तो यहां कलकत्ता वाला चश्मा नहीं लगेगा, यहां मध्य प्रदेश वाला चश्मा लगेगा या नहीं लगेगा। ये नहीं होना चाहिए। और मैं समझता हूं कि इस पूरे मेस को क्लियर करने में ऊपर से नीचे तक सबको काम करना होगा। Fight is not about politics. That is superficial. कांग्रेस के रहनुमा और लोकसभा में कायद इख्तिलाफ राहुल गांधी ने अपनी अमेरिका में कई तकरीर के हवाले से बीजेपी की जानिब से आयद करदा इल्जामात की सख्ती से तरदीद की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी मेरे अमेरिका में दिए गए बयानात के बारे में झूठ फैला रही है। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट में अपनी तकरीर की वीडियो क्लिप को भी शेयर किया है। राहुल गांधी ने वाजे किया कि मैं हिंदुस्तान और बैरून मुल्क के हर सिख भाई बहन से पूछना चाहता हूं कि क्या मेरी बातों में कुछ गलत है, क्या मैंने कुछ गलत कहा है? क्या हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क नहीं होना चाहिए जहां हर सिख और हर हिंदुस्तानी अपने मजहब पर बगैर किसी खौफ के आजादाना तौर पर अमल कर सके? उन्होंने मजीद कहा कि बीजेपी हमेशा की तरह झूठ का सहारा ले रही है। वो मुझे खामोश करने के लिए बेचैन है क्योंकि वो सच बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन मैं हमेशा इत्तेहाद, बराबरी, मोहब्बत के अक़दार के लिए आवाज उठाऊंगा जो हिंदुस्तान की शनाख्त है। First of all, you have to understand what the fight is about. Fight is not about politics. That is superficial. What is your name? Brother, here, with the turban. What is your name? Balinder Singh. The fight is about whether he, as a Sikh, is going to be allowed to wear his turban in India. Or he, as a Sikh, is going to be allowed to wear a kada in India. Or he, as a Sikh, is going to be able to go to Gurdwara. That's what the fight is about. And not just for him, for all religions. And what the RSS is basically saying is that certain states are inferior to other states. Certain languages are inferior to other languages. Certain religions are inferior to other religions. Certain communities are inferior to other communities. This is what the fight is about. We are of the opinion that whether you are from Punjab, Haryana, Rajasthan, Madhya Pradesh, all of you have your history,
all of you have your tradition, all of you have your language, and every single one of them is as important as any other one. The fight is about what type of India we are going to have. Are we going to have an India where people are allowed to believe what they want to believe? People are allowed to respect what they want to respect, say what they want to say, listen to what they want to hear? Or are we going to have an India where only few limited people can decide what is going to happen? And the problem is these people don't understand India. वो समझ ही नहीं आती उनको. राहुल गांधी जी मोदी विरोध करते करते भारत विरोध करने लगे और ये राजनीतिक विरोध राष्ट्र विरोध में बदल गया. शायद कांग्रेस का इकोसिस्टम ये समझ नहीं पा रहा कि मोदी जी यूएस की यात्रा में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में जा रहे हैं, भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और भारत के 140 करोड़ भारतीयों के प्रधानमंत्री को इस तरह से कांग्रेस का इकोसिस्टम अगर विरोध करने में लगेगा तो भारत कभी स्वीकार नहीं करेगा. ये बार बार भारत विरोधी ताकतों से हाथ मिलाना, बाहर जाकर ऐसी यूएस के एमपी से मिलना जिसने भारत के खिलाफ ये एजेंडा छेड़ रखा हो, ये राहुल गांधी जी को इस पर शर्म आनी चाहिए, देश से माफी मांगनी चाहिए. और अब ये इस हद तक पहुंच गए, इससे बड़ा शर्मनाक घटना क्या होगी. पहले राहुल गांधी ने अमेरिका में झूठ बोला कि सिख देश के अंदर अपना धर्म को आजादी से पालन नहीं कर पाते, गुरुद्वारे नहीं जा सकते, उनकी पगड़ियां उतारी जा रही हैं. और अब आज ट्वीट करके फिर से उसको रिट्रेट करके कहा और पूछ रहे हम सिखों से क्या मैंने गलत बोला है. मैं राहुल गांधी जी को बताना चाहता हूं, देश में एक ही वक्त ऐसा समय आया था 1984 के अंदर जब सिखों को मजबूर किया गया. उस मजबूरी वंश उन्होंने अपने केस की बेअदबी भी काटे भी, अपनी पगड़ियां उतार के अपनी जान बचाई. उनको गुरुद्वारे जाने से रोका गया, गुरुद्वारों को ताले लगा दिए गए, अमृतसर से 100 से ज्यादा गुरुद्वारे गिरा दिए गए, अकाल तख्त साहब को गिराया गया. इससे पहले इंदिरा गांधी के समय में समय आया था जब गुरुद्वारा काबगंज साहब को ताले लगाए गए थे. इस भारतवर्ष के अंदर अगर ऐसे काले दिन कभी सिखों को देखने पड़े तो केवल और केवल गांधी परिवार के राज के दौरान, कांग्रेस के राज के दौरान देखने पड़े. मैं आज बड़े फक्र से कहता हूं, मैं तो सिख हूं, मेरा छोड़िए, राहुल गांधी जैसा आदमी भी आज दस्तार बांधकर गुरुद्वारे जाता, उसको कोई रोकता नहीं है. राहुल गांधी भी अगर दस्तार बांधकर किसी प्रोग्राम में जाता सिखों के, उसको कोई पूछता नहीं है. और राहुल गांधी भी किसी गुरुद्वारे में दर्शन करने जाता है, चाहे उसके पिता ने और दादी ने हजारों सिखों को मरवाया, फिर भी उसको कोई रोकता और टोकता नहीं है. इस देश के अंदर दस्तार की इतनी अहमियत है कि देश के प्रधानमंत्री उस पगड़ी को सजा कर निकलते हैं. इस देश के अंदर इतनी अहमियत है सिखों की कि देश के प्रधानमंत्री अपने निवास स्थान पर भी सिखों को बुलाते हैं तो उनकी कोई चेकिंग नहीं कर सकता, वहां भी उनका कड़ा कृपान को उतरवा नहीं सकता. ये आज देश के अंदर सिखों का सम्मान है. राहुल गांधी को झूठ बोलना बंद करना चाहिए. हमारे खिलाफ ये नफरत की जो उन्होंने पटारा खोल रखा है अपनी गंदी राजनीति के लिए, जो हमें इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारी दस्तार और हमारे केश गुरुद्वारों को इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको तुरंत राहुल गांधी जी आपको बंद करना चाहिए और सिख कौम से माफी मांगनी. पीएम मोदी ने अमेरिका में क्वाड इजलास में की शिरकत, सरबराहों ने जारी किया मुश्तरका बयान. भारत करेगा क्वाड इजलास 2025 की मेजबानी, खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्त्री ने किया ऐलान. अमेरिका में कई मुल्कों के सरबराहों से पीएम मोदी की खास मुलाकातें, रिश्तों को आगे बढ़ाने पर जोर. केजरीवाल ने दिल्ली में लगाई जनता की अदालत, इल्जामों का दिया जवाब, मोदी सरकार को बनाया निशाना. और राहुल गांधी ने बीजेपी पर लगाया झूठ फैलाने का इल्जाम, अमेरिका में दिए बयान पर पेश की सफाई. तो नाज़रीन, आज के खबरनामे में बस इतना ही. दीजिए इजाज़त, लेकिन आप देखते रहिए 24 घंटे का उर्दू न्यूज़ चैनल आलमी सहारा. सहारा प्रणाम.